नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ईडी की चार्जशीट आई, सोनिया, राहुल और जीजा वाड्रा, मोदी ने सबको जेल भेजने का पक्का इंतजाम कर दिया है क्या? नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल चार्जशीट की वो एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिली और कह रही है कि अब ना बचेगा गांधी परिवार, क्या? आज इसके बारे में बताऊंगा। मोदी शाह का वो एक्शन जिससे गांधी परिवार और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार, ममता लाचार, गुस्साए सीएम योगी ने दंगाइयों का भूत उतारने का कौन सा उपाय बता दिया। बंगाल हिंसा के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं क्या? पाठशाला में बड़े खुलासे का चैप्टर खोलूंगा। बंगाल में हिंदुओं का वो गांव जिसे हिंसा के दिन शमशान बनाने की साजिश थी, रूह कपा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आया। और 8 साल के बच्चे को शिकार बनाया। यूपी में लौट आया है खतरनाक लंगड़े भेड़िए का खौफ। 35 गांव, 8 बच्चे, 40 घायल। 8 महीने पहले ऐसा आतंक फैलाने वाला भेड़िया कहां से फिर लौटा और क्या कर रहा है, आज इसका चैप्टर भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट कल वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई करेगा। इस कानून के खिलाफ एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजेस की बेंच इस मामले में 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है या नहीं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। रिजिजू ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के मामले में दखल नहीं देगा। रिजिजू ने यह भी कहा कि न्यायपालिका और विधायिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल को सरकार न्यायपालिका में दखल देगी तो यह ठीक नहीं होगा। नया वक्फ कानून बनने के बाद यूपी के संभल में पहली संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। आज संभल की एक दरगाह की जांच के लिए रेवेन्यू विभाग की टीम पहुंची। इस मामले में सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद नोटिस भेजकर दरगाह से कागजात मांगे गए थे, लेकिन जब कागज नहीं दिखाए गए तो रेवेन्यू विभाग की टीम दरगाह पहुंची और पूरे इलाके की जमीन की पैमाइश की गई। इस रिपोर्ट को अब आगे की कार्रवाई के लिए डीएम के पास भेजा जाएगा। प्रयागराज में एक वक्फ माफिया अतीक अहमद की तूती बोलती थी एक वक्त, लेकिन आज अतीक अहमद की दूसरी बरसी पर उसकी कब्र पर कोई फूल चढ़ाने वाला तक नहीं पहुंचा। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की दूसरी बरसी पर दोनों की कब्र सूनी रही। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा दोनों फरार हैं और करीब 1 साल से फरार हैं। परिवार के ज्यादातर सदस्य जेल में हैं या फिर फरार हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी। बीआरओ ने अभी से यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। पवित्र गुफा के रास्ते पर 4 किलोमीटर तक बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ईडी की चार्जशीट आई, सोनिया, राहुल और जीजा वाड्रा, मोदी ने सबको जेल भेजने का पक्का इंतजाम कर दिया है क्या? नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल चार्जशीट की वो एक्सक्लूसिव जानकारी जो कह रही है कि अब नहीं बचेगा क्या गांधी परिवार। मोदी शाह का वो एक्शन जिससे गांधी परिवार और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। देश को लूटने वालों का हिसाब होगा और पाई पाई लौटानी होगी। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री यह वादा देश से कर रखा है और अब नरेंद्र मोदी इस वादे को पूरा करने के लिए उस दिशा में बढ़ चुके हैं जिसने देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पाठशाला की शुरुआत आज उस खबर से जो आने वाले कुछ दिनों में राजनीति में भयंकर हड़कंप मचा देने वाली है। सबसे पहले आपको यह बहुत बड़ी खबर बता देता हूं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है ईडी ने। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने यह चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट पर अब कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के सियासी गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। जैसे ही यह खबर आई कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया है,
वैसे ही पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। इधर ईडी का एक्शन हुआ, उधर नरेंद्र मोदी के राज में संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, विपक्ष की ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। ये सारे पुराने नैरेटिव फिर से बाहर आ गए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद से कैसे सियासी बवाल मच गया है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब जेल जाना ही होगा? जीजा रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने क्या पूछताछ की है घंटों? क्या प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी नंबर लगने वाला है? क्या पूरा गांधी परिवार जेल चला जाएगा? ईडी की चार्जशीट में ऐसा क्या लिखा है? आज आपके लिए पाठशाला में वो एक्सक्लूसिव जानकारी लाया हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कैसे 50 लाख रुपए से 5,000 करोड़ बनाने की पूरी कहानी ईडी ने चार्जशीट में लिख दी है, यह सब बताऊंगा। यानी अभी से यह माहौल बनना शुरू हो गया है कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर गांधी परिवार को खत्म करने के लिए सब कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें देखिए 19 दिसंबर 2015 की तस्वीरें, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पेश होना पड़ा था। 15 के बाद अब 25 में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। 10 साल लग गए, लेकिन उसके बावजूद आरोप लग रहा है कि यह सब तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। अरे पॉलिटिकल वेंडेटा करना होता तो उसी वक्त ईडी चार्जशीट दाखिल कर देती, पूरी जांच की जरूरत ही नहीं होती। यह 2022 की तस्वीर देखिए, 15 में गए, उसके बाद 7 साल बाद इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब जाकर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। नेशनल हेराल्ड केस क्या है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया है, वो आपको बताऊं। उससे पहले देखिए कि आज का दिन कैसे गांधी परिवार के लिए मुसीबत भरा रहा है। इधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जो पहली चार्जशीट दाखिल की, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आ गया है। उधर आज दिल्ली में साल 2008 के लैंड डील के मामले में भी ईडी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को समन किया। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने घंटों पूछताछ की है आज, और सूत्र बता रहे हैं कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा से कल फिर पूछताछ कर सकती है। यानी एक ही दिन में, एक ही वक्त में गांधी परिवार पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हो गया है, और इसलिए पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सकते में। ईडी ने सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की तो पूरी कांग्रेस भड़क गई है, और अभी इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस कल देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मोदी सरकार विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी लहराते हैं। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट सुनवाई करेगी, तो प्रदर्शन का क्या मतलब है? चलने दीजिए केस, कोर्ट सुनेगा, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको बरी कर देगा। लेकिन ईडी ने चार्जशीट क्या दाखिल की? शायद इन लोगों को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है, और अभी से कहा जा रहा है कि प्रदर्शन होगा। सुनिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बाकी नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको इस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव जानकारियां बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूँ। इस बात से ये जरूर तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब राजनीतिक रूप से कमजोर होती है तो विपक्ष के नेताओं को अपने पपेट ईडी के माध्यम से हैरेस करने की कोशिश करती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्निक है पुरानी हो गई है। ये दिखा रहा है किस तरह से बदले की भावना से केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। उनको ये याद रखना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी आप सब दिन सत्ता में नहीं रहेंगे। जिस देश में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गांधी परिवार तक जांच पहुंचेगी, गांधी परिवार को पूछताछ के लिए जाना पड़ जाएगा, उस देश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट दाखिल हो जाए तो हड़कंप मचना लाजमी है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के अलावा भी कुछ नाम है। कुल 7 आरोपी हैं इस चार्जशीट में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम टॉप पर है। बॉस, ईडी की चार्जशीट की पहली एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईडी सूत्रों के मुताबिक आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बनाया गया है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया है, आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे को बनाया गया है, जो कि पूर्व पत्रकार हैं। सुमन दुबे राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। वो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके प्रेस एडवाइजर थे। आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा,
उनको बनाया गया है। और इसलिए पब्लिक को समझ में आएगा कि क्यों सैम पित्रोदा बड़ी बड़ी गलतियां भी कर दें तो कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन नहीं ले पाती। कायदे से एक्शन ले तो उनकी वापसी हो जाती है, क्योंकि इस मामले में आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा है। आरोपी नंबर 5 चार्जशीट में यंग इंडिया कंपनी को बनाया गया है। आरोपी नंबर 6 डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बंगाल बेस्ड कंपनी है और दावा है कि इसने यंग इंडिया ने इस कंपनी से 1 करोड़ का लोन लिया था। आरोप है कि एक शेल कंपनी है जो इस घोटाले को करने के लिए बनाई गई थी। आरोपी नंबर 7 सुनील भंडारी, जो डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, उन्हें बनाया गया है। यानी इस पूरे मामले में 7 आरोपी जो हैं वो बनाए गए। आगे आपको ईडी की चार्जशीट की कुछ और बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारियां बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह याद दिला दूं कि यह नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अगर नेशनल हेराल्ड केस को एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए कि 5,000 करोड़ की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में हथियाने का आरोप। दरअसल साल 1937 में नेहरू और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार प्रकाशित करती थी, इसलिए कई शहरों में सस्ते दाम पर इसे जमीनें मिल गई। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड छापने वाली कंपनी एजेएल कर्ज में डूब गई तो डूबने से पहले तक कांग्रेस पार्टी एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के दे चुकी थी। लेकिन इस कर्ज पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि यह कर्ज देने के बाद अचानक यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का चैप्टर खुला। 2010 में एजेएल पर यंग इंडियन कंपनी के जरिए गांधी परिवार का कब्जा होने का आरोप है, क्योंकि एजेएल जब 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन नाम की कंपनी ने एजेएल को खरीद लिया 50 लाख रुपए में। बाजार भाव के हिसाब से आज की तारीख में एजेएल की संपत्ति की कीमत ईडी चार्जशीट में कह रही है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए। यानी कांग्रेस पर आरोप है, कांग्रेस के इन दो नेताओं पर आरोप है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है कि इन्होंने मात्र 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की संपत्ति को अपना बना लिया। यह आरोप ईडी लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, अगर आप देखेंगे, ईडी की चार्जशीट यह दावा कर रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, कि जो यंग इंडियन कंपनी बनी जिसने एजेएल को अपने नाम कर लिया बाद में, यंग इंडियन कंपनी, यह शुरू कब हुई? 2010 में। अचानक से 2010 में शुरू होती है। और इसमें किसके कितने शेयर हैं? अगर इसमें आप शेयर देखेंगे, सोनिया और राहुल गांधी, इस कंपनी में इन दोनों के शेयर जो हैं वो 76% है बॉस, 76% यंग इंडियन कंपनी के अंदर। और जो बाकी का 24% है, बाकी 24% शेयर, उसमें सिर्फ 2 लोगों का नाम है। एक मोतीलाल वोरा, उनके पास शेयर थे, और ऑस्कर फर्नांडिस, यानी 4 लोगों के पास मिलाकर पूरी यंग इंडियन कंपनी के सारे शेयर, और उसमें भी 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। अब मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये दोनों ही नेता इस दुनिया में नहीं है। यानी अब इस कंपनी पर गांधी परिवार का एक तरह से एकाधिकार है। अब जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बनाया गया है तो कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस इसे मोदी शाह का सियासी बदला बता रही है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। नहीं, ये तो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी, बड़े खास करके अपोजिशन में काम करने वाले सभी पार्टियों के जो विरोधी पक्ष में हैं, उनको फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी कोई डरने वाली नहीं है। ये जो लोग भी करें, कांग्रेस पार्टी इससे दबाव में आने वाली नहीं है। इस पर आपका क्या फर्क पड़ता है? मेरा नेता डरता नहीं है, वो छाती सीना चौड़ा करके मोदी जी के सामने खड़ा होके बोलता है। ईडी वीडी से डरता नहीं है मेरा नेता। और करो जितने मुकदमे दर्ज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। इनके नेता ईडी से डरते नहीं है, लेकिन ईडी ने चार्जशीट दाखिल की कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो कल देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली। किस बात का? मत कीजिए फिर प्रदर्शन, सब संविधान से तो हो रहा है, यही तो प्रक्रिया है। चार्जशीट तो दाखिल ही होनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड के केस में क्या खेल चल रहा था, ईडी की जांच क्या खुलासा कर रही है, क्या आरोप लग रहा है, नवभारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक
नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी यंग इंडियन कंपनी को एक चैरिटी कंपनी की तरह दिखाया गया, जबकि जांच में पता चला कि यंग इंडियन कंपनी में कभी कोई चैरिटी का काम हुआ ही नहीं और उसके खर्चे में कोई भी चैरिटी से जुड़ी गतिविधि सालों से नहीं दिखी। ये ईडी की चार्जशीट दावा कर रही है कि चैरिटी के लिए यंग इंडियन बनाया, लेकिन कोई चैरिटी हुई ही नहीं। ये ईडी चार्जशीट में दावा कर रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं। यानी फिर आरोप यह लग रहा है कि यंग इंडियन अगर चैरिटी के लिए बनी थी, चैरिटी नहीं कर रही थी, तो क्या सिर्फ एजेएल को लेने के लिए बनी थी? क्या 5,000 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए बनी थी? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? दरअसल चैरिटी कंपनियों को कमाई पर टैक्स में छूट मिलती है। इस मामले में ईडी और इनकम टैक्स ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि 414 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की चोरी हुई। इसके लिए अवैध तरीके से संपत्ति की हेराफेरी की गई। आरोप लग रहा है कि यह सब करने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपी भी शामिल थे। यह भी ईडी दावा कर रही है, ईडी के सोर्सेस दावा कर रहे हैं। अब यह भी समझिए कि सालों से दबा हुआ नेशनल हेराल्ड केस किस तरह पब्लिक के सामने उजागर हुआ और बाद में ईडी को जांच शुरू करनी पड़ी। दरअसल साल 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। यानी नरेंद्र मोदी ने यह केस नहीं दर्ज कराया। इसके कुछ महीने बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में समन किया, लेकिन दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। 2016 में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कार्रवाई रद्द करने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जून 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने हाजिर होने का नोटिस भेजा था और उनसे पूछताछ भी की थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने जिस केस में चार्जशीट सबमिट की है, उस केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल किया। ईडी की चार्जशीट पर वो सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ईडी को पहले ही सोनिया और राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 के मुताबिक पहले अभियुक्तों यानी सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या सोनिया राहुल की गिरफ्तारी पीएम मोदी ने रोकी थी? अगर ऐसा है तो पीएम मोदी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये आजकल नरेंद्र मोदी से काफी खफा रहते हैं कई मामलों से, तो उसमें वो नरेंद्र मोदी को भी लिया। कांग्रेस कह रही है कि मोदी फंसा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी अरेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। दोनों तरफ से नरेंद्र मोदी को घेर लिया लोगों ने। लेकिन सच ये है कि ये पूरा मामला 2013 से शुरू होकर 2025 में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आगे बढ़ रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो नई मुसीबत आई है, उसके संकेत कुछ दिन पहले ही मिल गए थे। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान ईडी ने कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा और लखनऊ में एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस केस में ईडी की जांच 2021 से चल रही है। आसान भाषा में यह भी बताता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल होने का मतलब क्या है। दरअसल ईडी ने 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी। आज स्पेशल जज ने उस चार्जशीट को एग्जामिन किया है। चार्जशीट को एग्जामिन करने के बाद 25 अप्रैल को इस चार्जशीट पर अब सुनवाई होगी। चार्जशीट पर सुनवाई के साथ ही जांच में अब तेजी आ सकती है। ईडी अगर चाहे तो इस मामले में आरोपियों को फिर से पूछताछ के लिए समन दे सकती है। पूछताछ के समय अगर ईडी को ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया सोनिया और राहुल गांधी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, प्रभावशाली पद पर हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ईडी सोनिया और राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकती है, जैसा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के केस में हुआ था। पूछताछ में नए खुलासे हुए या अन्य सुराग मिलने के केस में नेशनल हेराल्ड की दूसरी संपत्तियां भी जब्त हो सकती हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इसीलिए परेशान है कि एक तो अब मामला तेजी से कोर्ट में आगे बढ़ेगा और दूसरा कहीं कोर्ट ने ही कह दिया कि भाई प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है, तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी तक भी मामला जा सकता है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पहले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। हालांकि यह मामला नेशनल हेराल्ड का राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परेशानी बढ़ा रहा है, लेकिन संकट में पूरा गांधी परिवार है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भी घिर रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ की है।
वाड्रा से ईडी की यह पूछताछ गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले के मामले में हुई। आज 6 घंटे की पूछताछ करने के बाद ईडी ने वाड्रा को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। उसी साल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस दिया। इसके बाद कॉलोनी बनाने की जगह स्काईलाइट कंपनी ने इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया, जिससे लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। इसी केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसकी जांच में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा था। रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया है कि उनसे ईडी की यह पूछताछ राजनीतिक मंशा से हो रही है। एक बार सुनिए रॉबर्ट वाड्रा को। Totally misuse of the agencies. I speak for the minorities. I speak for the people of the country, and they misuse the agencies and try and quiet me down, stop me. Rahul in the Parliament, and they stop me on the ground. Yeah. Are you dubbing it as a political conspiracy? 100%. 100. Everybody knows. Everybody knows. यानी गांधी परिवार के लिए संकट बढ़ सकता है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बना दिया है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बना दिया है, और चार्जशीट दाखिल होने का मतलब है कि अब यह पूरा मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी हड़बड़ाई हुई, कह रही है देश भर में प्रदर्शन करेगी। अरे भाई, जब पाक साफ है, अदालतों पर विश्वास है, तो वहां केस जा रहा तो दिक्कत क्या है? लेकिन यह प्रदर्शन ही कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले में आपको अपडेट दूंगा, लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार, ममता लाचार, गुस्साए सीएम योगी ने दंगाइयों का भूत उतारने का कौन सा उपाय बताया? बंगाल हिंसा के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाठशाला में बड़े खुलासे का चैप्टर खोल रहा। बंगाल में हिंदुओं का वो गांव जिसे हिंसा के दिन शमशान बनाने की साजिश हुई थी, रूह कपा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स बंगाल से, अब इस चैप्टर में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी और इस पर कांग्रेस समेत पूरा इंडी गठबंधन छाती पीट रहा है। लेकिन बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई, उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह में दही जम जाती। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बहाने हिंदुओं को चुन चुन के निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के गांव जला दिए गए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी समेत 4 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट का तो यह हाल है कि वक्फ कानून लागू होने से पहले ही वो मुसलमानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। लेकिन मुर्शिदाबाद से भागकर आए हिंदू बगले झांक रहा है। उनके साथ सिर्फ एक पार्टी खड़ी दिख रही है और वो है बीजेपी। बाकी किसी को लग रहा फर्क ही नहीं पड़ रहा। बीजेपी नेता राहत शिविरों में जा रहे हैं, हिंसा पीड़ितों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुसलमानों का साथ देने के लिए इंडी गठबंधन की लंबी चौड़ी फौज दिख रही है और मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को सिर्फ पीएम मोदी, सीएम योगी जैसे नेताओं का आसरा दिख रहा है। आप सोचिए, इस देश में हिंदुओं की हालत यह हो गई है कि जो लड़ाई इस बात पर शुरू हुई थी कि मुसलमानों की जमीन, मस्जिद, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीन ली जाएगी, वो लड़ाई अब इस मोड़ पर आ गई है कि हिंदुओं की जमीनें छीन गई हैं, उनके घर जला दिए गए हैं और उनकी धार्मिक आजादी तो बंगाल में पहले ही हाँफ रही। मतलब मुसलमान के हाथ से तो कुछ नहीं गया अभी तक, लेकिन हिंदू का घर, जमीन सब चला गया, क्योंकि वो घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है। भाई, वक्फ कानून का विरोध करने वाले एक भी व्यक्ति के पास इस बात का जवाब नहीं है बॉस, कि वक्फ कानून केंद्र सरकार ने पास किया, विरोध मुसलमान कर रहे हैं, सत्ता में बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? सवाल यह उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश की प्लानिंग थी? क्या इस प्लानिंग में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का भी हाथ है? यह सब आपको आज पाठशाला में बताऊं। साथ ही आपको उस हिंदू गांव भी ले चलूंगा जिसे हमलावरों ने शमशान बना दिया। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए क्या क्या हुआ है। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल, तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है।
मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। बंगाल में हिंसा की ऐसी ऐसी गवाहियां सामने आ रही हैं जिसे देखकर लोग सकते में हैरान है कि आखिर इतना खुलेआम कैसे कोई हिंसा कर सकता है। और सरकार है कहां, लोग पूछ रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें 90 के दशक के कश्मीर की याद दिला रही, पूरे देश को झकझोर दे रही। शुक्रवार को दंगाइयों की भीड़ ने मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में हमला बोला। आरोप है कि दंगाइयों ने चुन चुनकर गांव के हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी। गांव के जले हुए घर और चारों तरफ बिखरा सामान इस हिंसा की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह दंगाइयों ने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दंगाइयों ने इस गांव में सिर्फ आगजनी ही नहीं की, बल्कि पीड़ित लोग कहीं आग बुझा न लें इसके लिए घरों के बाहर लगाए गए हैंडपंप और वाटर पंप तोड़ दिए। बॉस, आप सोचिए किस लेवल की नफरत होगी कि आग लगा रहे हैं और हैंडपंप और वाटर पंप तोड़ दे रहे हैं कि कहीं आग बुझा न ले उस पानी से। हमारी सहयोगी की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए क्या हुआ है वहां। ये पूरा गांव जो है वो एक हिंदू जो है गांव है। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है। पूरा गांव चला दिया। थोड़ा सा 2-3 गांव बचा है जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा 15-20 आदमी, वो छोड़ के बाद बाकी पूरा जला दिया। पुलिस का आकलन है कि अभी तक के एस्टिमेट के हिसाब से 180 घर जलाए गए हैं। हालांकि जिस तरह से आगे भी असेसमेंट बढ़ रहा है, हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़े। हिंदू को उड़ाने के लिए प्लान के साथ था, बोल रहा था कि बांग्लादेश बना दूंगा, यहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान बना दूंगा। हम जो दंगाई यहाँ पर घुस आए थे उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की थी। अगर जो है यहाँ पर आग लगा रहे थे जो लोग, बाहर जो हैंड पंप है या वाटर पंप है उन्होंने उसको भी तोड़ दिया था, ताकि जब घर पर आग लगाएंगे तो आग को बुझाने के लिए इन लोगों के पास जो है पानी भी ना बचे। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। अब मुर्शिदाबाद के ही बेतबुना गांव की एक और तस्वीर देखिए, जो वहां हुई हिंसा और आगजनी की आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही है। शुक्रवार और शनिवार को दंगाइयों की भीड़ ने इस गांव में हिंदुओं के घरों में ऐसी आग लगाई जो आज भी धधक रही है। चश्मदीदों का दावा है कि हिंसा के दौरान हिंदू घरों में न सिर्फ आगजनी की गई, बल्कि हिंदू बेटियों को भी अपने साथ उठाकर ले जाने की कोशिशें हुई। आप सोचिए, जिस राज्य की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, जो मां माटी मानुष की बात करती है, उसी राज्य में हिंदू बेटियों की सुरक्षा दांव पर लग गई आरोप लग रहा है। लेकिन जिनके कंधों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है वो कहां हैं, लोग पूछ रहे हैं। आज भी मुर्शिदाबाद के इस गांव के हिंदू घरों में सुलग रही आग पर हमारी सहयोगी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में जहां एक के बाद एक घरों को आग के हवाले कर दिया गया, इस पूरे गांव को जो है खत्म और नष्ट कर दिया गया। आज भी इस गांव के एक हिंदू घर पर जो है आग सुलग रही है। बेहद सिस्टमैटिक तौर पे ये पूरी चीज की गई, प्लानिंग के तौर पे किया गया, और जब सब कुछ उन्होंने लूट लिया तब जो है इस घर को तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। हर एक हिंदू घर पर जो है इस तरह से दिखता है कि किस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है, और इसी तरह से एक एक घर को आइडेंटिफाई कर निशाने पर लेकर जो है उन्होंने लूट मचाई। इन परिवारों की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके भी इज्जत पर जो है हाथ डालने की कोशिश की। कईयों का जो कहना है कि उनकी बेटियों को जो है ले जाने की कोशिश की टानते हुए, और उसके बाद जो है किसी तरह जान बचाने के बाद जो है वो यहां से निकले हैं। आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में कैसे प्लानिंग करके हिंसा की। खुद पीड़ितों ने जो बताया उसके मुताबिक शुक्रवार को हमले से पहले मस्जिद से ऐलान हुआ कि हिंदुओं को मारो काटो। जुमे की नमाज के बाद 5000 दंगाइयों ने गांव पर अटैक कर दिया। पूरे गांव में पहले लूटपाट की गई, फिर 180 घर जला दिए गए। लोगों का आरोप है कि हमले में स्थानीय टीएमसी विधायक, काउंसलर और पुलिस न सिर्फ दंगाइयों के साथ थे, बल्कि दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी वहां की पब्लिक आरोप लगा रही है। हिंदुओं पर हुए इस टारगेटेड हमले ने इलाके के 500 से ज्यादा हिंदुओं को घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मालदा में बनाए गए रिलीफ कैंप में पहुंचने पर भी इन हिंदुओं का दर्द खत्म नहीं हुआ। यह मालदा के हाई स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप की तस्वीरें, जहां इस वक्त सैकड़ों हिंदू परिवार जान बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं।
रिलीफ कैंप के अंदर जितने लोग हैं उतने ही लोग बाहर भी शरण लिए हुए। आरोप लग रहा है कि लोगों के रिलीफ कैंप के अंदर मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही। सच्चाई सामने आने के डर से उन्हें कैंप से बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा। ममता बनर्जी की पुलिस मीडिया को भी रिलीफ कैंप के अंदर जाने से रोक रही है, यह भी आरोप लग रहा है। इसलिए पीड़ित कह रहे हैं कि रिलीफ कैंप को जेल बना दिया गया है। मालदा के रिलीफ कैंप की बदहाली पर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मालदा के परलालपुर हाई स्कूल ग्राउंड के अंदर हमने आने की कोशिश की, हालांकि पुलिस यहाँ पे रोक रही है, अंदर जाने से मना कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ एक बार हम बात करेंगे लोगों से, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हैं आप? बोला कि ओषध लगेगा, हार्ट का वासुक है, ठीक है। तो अब बोला था, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, तो ऑपरेशन नहीं किया है। डर लग रहा है, मेरा घर द्वार सब लूट कर रहा है, आग लगा गया है। दीदी से कुछ नहीं मदद मिला है, हमारा ममता दीदी से बिल्कुल कुछ नहीं मदद कर रहा है। मोदी सरकार तरफ से कर रहा है, मगर ममता जी के तरफ से कुछ भी नहीं। पानी के टैंकर्स हैं, उनको मंगाया गया है और अभी भी उसके अंदर देखिए, अभी उसको रिक्शा पे ही रखा गया, अब इसको खोला नहीं गया है। ये पानी के टैंकर्स जो है वो आज मंगाया गया, टंकी जो है ये आज मंगाई गई है, अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले यहाँ पे नहीं था। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस अभी आई है, लेकिन इसके अंदर डॉक्टर नहीं है। ये एम्बुलेंस आकर खड़ी है सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मीडिया आई है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। बाहर जाने नहीं दे रहा है, आने नहीं दे रहा है, जेल के बोतल बंदी करके रखते हैं। रिलीफ कैंप में शरण लेने वाले लोग ममता सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम ने रिलीफ कैंप का सच सामने लाने की ठानी। किसी तरह हमारी टीम रिलीफ कैंप के अंदर पहुंचने में कामयाब हुई। अंदर पहुंचने पर जो दिखा वो काफी हैरान करने वाला था। अपने ही देश और राज्य में रिफ्यूजी बनकर रहने को मजबूर हिंदू परिवारों को बदहाली के दिन गुजारने पड़ रहे। स्कूल के एक छोटे से कमरे में 100 लोगों को रहने पर मजबूर होना पड़ा। पीने और नहाने के लिए एक जैसा पानी मिल रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद कमरों में पंखे नहीं चल रहे। रिलीफ कैंप की बदहाली पर किस तरह से वहां हिंदू परिवारों को रहना पड़ रहा है, किस हालत में, देखिए जरा ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए किस हालत में लोग यहाँ पे नहाते हुए, और देखिए पानी पीने के लिए ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जल खाने के लिए ले रहे हैं। ऐसे ही लोग जो है आपको नजर आएंगे। ये देखिए ये सामने नहाने के लिए पानी ले रहे हैं। ये देखिए आप नीचे आपको एक त्रिपाल बिछा हुआ नजर आएगा। इसी त्रिपाल के ऊपर जो लोग हैं वो सोते हैं। यहाँ पे आपको महिला नजर आएंगी, बच्चे सोते हुए नजर आएंगे। और देखिए इतनी गर्मी है, इसके बावजूद देखिए पंखे आपको अभी बंद नजर आएंगे। इस कमरे में मोटामोटी 100 आदमी रहता है इसके अंदर। हाँ। तरीके से आप समझिए कि रिफ्यूजी कैंप बनाकर जो लोग हैं वो रह रहे हैं। ऊपर अगर देखिए ऊपर किस तरीके से कमरों के हालत है, नीचे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं, वो आप यहाँ की तस्वीर देखकर समझ पाएंगे। तो ये परलारपुर का हाई स्कूल है और इसी हाई स्कूल में जो लोग हैं वो रहने को मजबूर हैं बिना किसी सुविधा के। महिला बता रही थी किस तरीके से इनको मारा गया, पीटा गया। और ये एक की कहानी नहीं है, ये कई लोगों की कहानी है। आप सोचिए बॉस, अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है और उसके बाद हालत जहां रह रहे हैं, जरा उसकी हालत आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक एक कमरे में 100 लोगों को रहना पड़ रहा है, पंखा नहीं चल रहा है इतनी गर्मी में। कल पाठशाला में हमने आपको ममता सरकार के मंत्री का शर्मनाक बयान भी सुनवाया था, जिसमें वो पलायन के को जस्टिफाई कर रहे थे। कह रहे थे कि बंगाल के हिंदू बंगाल में ही तो पलायन कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन अब तो राज्य की सीमा भी पार होने लगी। क्या अब भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ममता सरकार और उनके मंत्रियों की आंखें नहीं खुलेंगी? आज ममता सरकार को देख लेना चाहिए कि बंगाल का हिंदू अब दूसरे राज्यों में भी पलायन कर रहा है। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की वजह से कई हिंदू परिवार शरण लेने के लिए अब झारखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अब वो खुद को और अपने परिवार को, महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इन परिवारों में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। ये हिंदू परिवार बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि हिंसा के दौरान दंगाई छोटी छोटी बच्चियों को भी उठाकर ले जाना चाह रहे थे। आप सुनिए हिंदू परिवार क्या बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लोग बांग्लादेश करना चाहता है। दीदी से हम कुछ नहीं चाहते, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं। ऑप्शन तो नहीं है ना, कहाँ पर जाएंगे, बाहर जाने नहीं देता है। जा रहे हैं तो ये पुलिस में माना कर रहे हैं कि नहीं जाइएगा। भतीजी को और मेरे एक भतीजी को मुसलमान आदमी ने टन के लेकर चला गया। उम्र था हमारा भतीजी का, एक था 14 साल का और एक था 21 साल का। ऐसा क्यों हुआ? लड़की लोगों के साथ घर और तोड़ दिया, जला दिया, क्यों हुआ है? 4-5 हजार आदमी आया था वो लोग एक साथ में। हमारा गांव में 200-400 से ज्यादा होगा आदमी। हम लोग 400 आदमी क्या करेंगे, वो 4-5 हजार आदमी है। मुर्शिदाबाद से भागे हिंदू परिवारों को ममता सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो राज्य के बाहर भी शरण ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी किसका भरोसा जीत पाई। एक डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स का भरोसा उठ गया था। 25,000 टीचर्स की नौकरी चली गई तो उनका भरोसा ममता सरकार से उठ चुका है।
और बंगाल में रह रहे हिंदू के भरोसे की नींव तो कई बार हिल चुकी है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगे हैं कि ममता राज में हिंदू त्योहार के जुलूस, शोभा यात्रा भी सुरक्षित नहीं रहे। पथराव हो जाता है। किसको भरोसा है ममता सरकार पर, पब्लिक पूछ रही है। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई और हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगा, उस पर अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बंगाल हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़ते भी दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का आतंकी संगठन है हिज्ब उत तहरीर, वो बंगाल में एक्टिव है। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश कर रहा है। बांग्लादेश के कई संगठन आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। भारत के कानून के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पुलिस की जांच में बंगाल हिंसा का बांग्लादेश के साथ क्या कनेक्शन निकल रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए बांग्लादेश में भारत के कानून के खिलाफ किस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश के संगठन खिलाफत मजलिस ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। मोदी सरकार पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की गई। आप सोचिए कि यह कितनी हैरान करने वाली बात है कि भारत के कानून का विरोध बांग्लादेश में किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश का भारत के कानून से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बात सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, बांग्लादेश में तो भारत के हिंदुओं को कत्ल करने की बातें खुलेआम की जा रही। एक बार जो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, वो भी देखिए। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। बंगाल हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन की बात शुरुआती जांच में भी सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले को लेकर एक्टिव हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि हिंसा में बांग्लादेश के अराजक तत्वों की भूमिका हो सकती है। शुरू में इन लोगों को स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिला था, यह भी सूत्र दावा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तो खुल के कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने बंगाल में हिंसा की और उत्पात मचाया। उनका मकसद बंगाल के कई इलाकों से हिंदुओं को भगाना था। सुनिए बीजेपी नेता को, फिर बताऊंगा कि हिंसा करने वालों को फंडिंग कहां से मिलने का आरोप लग रहा है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यह हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पिछले 3 महीनों से हो रही थी। हिंसा के लिए तुर्की से फंडिंग हुई और हमलावरों को 500-500 रुपए दिए गए। प्लान बनाकर लोगों को पैसे बांटे गए। पहले रामनवमी पर हिंसा की प्लानिंग थी, फिर वक्फ बिल को ट्रिगर पॉइंट बनाया गया। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जैसी हिंसा की साजिश थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बंगाल हिंसा में कितना रोल है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जब कहा जाता है कि बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुस रहे हैं, बंगाल में CA-NRC कोई आने नहीं दूंगी, किसी को छूने नहीं दूंगी, भाई स्लीपर सेल तभी तो बनता है जब वहां से लोग आकर पहले ही घुस जाते हैं। बंगाल के अंदर भी कई संगठन हैं जो लगातार मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर भड़का रहे हैं। SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों को भड़काने में जुटी, यह आरोप लग रहा है। SDPI का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PFI है, जिस पर ऑलरेडी भारत में बैन लगा हुआ है। बंगाल हिंसा में SDPI की भूमिका की भी जांच की जा रही है। SDPI के नेताओं ने 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में रैली की थी। इस रैली में वक्फ के नाम पर भड़काऊ बयान दिए गए। कहा गया कि इससे मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। वक्फ कानून वापस नहीं लिया तो बड़े आंदोलन की धमकी दी गई। यह भी कहा गया कि 2002 के बाद से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसी के बाद 8 अप्रैल को बंगाल में हिंसा भड़की, जिसने 11 और 12 अप्रैल तक भयंकर रूप ले लिया और हिंदुओं के गांवों को निशाना बनाया गया। बंगाल हिंसा में SDPI के साथ ISF की भूमिका भी संदेह के घेरे में। इंडियन सेकुलर फ्रंट 2021 में गठित हुआ था। ISF ने भी वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कल ही दक्षिण 24 परगना में ISF ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। यह CCTV फुटेज देखिए। ISF से जुड़े लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इस हमले में छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। जांच में सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन आप तस्वीर देखिए बॉस, पुलिस की गाड़ी फोड़ दी गई। ये 14 अप्रैल 2025 की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। बंगाल हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी और कैसे प्लानिंग करके हिंदुओं को टारगेट किया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन विपक्ष अभी भी इसे छोटी बात मानकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि एक समुदाय को परेशान करेंगे तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। सुनिए विपक्षी नेताओं को, फिर बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के दंगाइयों का क्या इलाज बताया है।
तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेर बदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल ख़राब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप इन नेताओं की बेशर्मी देखिए बॉस। कांग्रेस के नेता किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ये उसका रिएक्शन है, मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लोगों के घर जला दिए गए, कुछ लोग मर गए, महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ अभद्रता हुई, इस तरह की घटनाएं हुई और कांग्रेस के नेता बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो हुआ है ये उसका रिएक्शन है। तो बॉस, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका रिएक्शन हो जाएगा, फिर होना नहीं चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन क्या उसको जस्टिफाई कीजिएगा? क्या लोग हैं बॉस, पत्थरबाजों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं, घर जलाने वालों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि रिएक्शन है। विपक्ष के नेताओं को हिंदुओं का दर्द, तकलीफ और पलायन दिख ही नहीं रहा, इनको वोट बैंक का तनाव है सिर्फ, और इसलिए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहा है। जबकि बंगाल हिंसा के आरोपियों का क्या इलाज होना चाहिए, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। यूपी में कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन लेती है वो एक मॉडल बन गया है, और बंगाल हिंसा के आरोपियों के लिए भी सीएम योगी इसी तरह के मॉडल की बात कर रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी खामोश है, दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुनिए योगी को। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। योगी आदित्यनाथ खुल के कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी एकदम क्लियर हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे होना चाहिए, उसी तरह से ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है कि वो अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है। बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर तांडव हुआ, हिंदू गांवों को शमशान बना दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी कड़क एक्शन लेने के बजाय हाथ जोड़ रहे हैं। दंगा करने वालों से कह रही हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, कानून अपने हाथ में ना लो। गजब ही है बॉस, आप राज्य की मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आप एक्शन लेने के बजाय हाथ जोड़कर कह रही हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को अपने खास वोट बैंक की चिंता है। कांग्रेस का हाल भी ममता बनर्जी की तरह है, वो भी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खामोशी ओढ़े हुए। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि वक्फ कानून जैसा कानून अगर पाकिस्तान में लागू हो जाए तो वहां हिंदुओं के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे खतरे में आ जाएंगे। ये लोग नेक्स्ट लेवल पर जाके वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए एक बार। पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, जहाँ वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, वहाँ जितनी प्रॉपर्टी है हिंदू और सिखों की वो अकाफ बोर्ड के नीचे है। तो अगर वो भी वहाँ कर देंगे ये ऐसा कानून पास, तो हमारे मंदिर और गुरुद्वारों की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पाकिस्तान का हवाला दे रही है तो बंगाल हिंसा का बांग्लादेश से भी कनेक्शन निकल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह मोहम्मद यूनुस की सरकार के मौन समर्थन से कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था, उनके घरों में आग लगाई थी, वैसा ही बंगाल में भी हुआ। इसलिए बीजेपी ममता सरकार पर कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बनने का आरोप लगा रही है। सुनिए एक बार। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है,
पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। सनातन को मिटाने का प्रयास बांग्लादेश में वही चरित्र दोहराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बानो खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बहनों का वहां चीर हनन हो रहा है। एक तरफ वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार एक नहीं कई बार साफ कर चुकी है कि वक्फ संशोधन कानून से किसी मुसलमान पर कोई आंच नहीं आई, बल्कि इससे वक्फ के नाम पर हो रही लूट खत्म हो। वक्फ बोर्ड जिस तरह से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देता है, उस पर रोक लगेगी, यानी वक्फ बाय यूजर के नाम पर चल रहा गड़बड़ झाला रुकेगा। और इसी बात से शायद सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। आप यह भी देखिए कि वक्फ संशोधन कानून बन चुका है और उसके बाद भी वक्फ बोर्ड की मनमानी रुक नहीं रही। तस्वीरें तमिलनाडु के कट्टुकोलई गांव की हैं, जहां 150 परिवारों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला है। वक्फ बोर्ड ने इन लोगों की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है और गांव वालों का आरोप है कि यह जमीन उनकी है। अगर वक्फ संशोधन कानून नहीं बना होता तो ये लोग कहीं अपील भी नहीं कर पाते, लेकिन अब कानून बनने के बाद इन लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। लेकिन आप सोचिए क्या हालात है, मतलब अपील करने का रास्ता भी खोला गया तो इस देश में बवाल मच गया और बंगाल में जो हो रहा है वो सबके सामने है। पाठशाला में बगली क्लास, 8 साल के बच्चे को शिकार बनाया। यूपी में खतरनाक लंगड़े भेड़िए का खौफ लौट आया है। 35 गांव, 8 बच्चे, 40 घायल। 8 महीने पहले ऐसा आतंक फैलाने वाला भेड़िया कैसे फिर लौट आया और क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। यूपी का बहराइच एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि करीब 7 महीने बाद एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लौट आया है। इस बार भेड़िए ने एक 8 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया है। अब तक यह माना जा रहा था कि आदमखोर भेड़िए या तो मारे जा चुके हैं या बहराइच के इलाकों से निकलकर घने जंगलों में चले गए। लेकिन 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई कि पूरे इलाके में खौफ और चिंता का माहौल फैल गया। लोगों की नींद फिर से उड़ गई। जो लोग घर के आंगन और छतों पर सो रहे थे वो फिर से कमरों में लौट आए। लोगों को इस बात का डर है कि आदमखोर भेड़ियों का फिर से वही दौर शुरू ना हो जाए जो 8 महीने पहले थे। दरअसल पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच बहराइच के 35 गांवों में भेड़ियों ने आतंक मचाया था। आदमखोर भेड़ियों ने 49 दिनों में 8 बच्चों समेत 10 लोगों को अपना शिकार बनाया, जबकि 40 से ज्यादा लोग भेड़ियों के हमलों में घायल हुए। भेड़ियों के हमलों की वजह से करीब 80,000 की आबादी खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गई थी 8 महीने पहले। पिछले साल सितंबर में जब वन विभाग की टीम ने 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ा था, तब भी इस झुंड के सबसे खूंखार माने जा रहे लंगड़े भेड़िए को पकड़ा जाना बाकी था, जिसे भेड़ियों को के झुंड का सरदार माना जा रहा था। वन विभाग, यूपी पुलिस और पूरा प्रशासनिक अमला पूरी ताकत के साथ आदमखोर भेड़ियों के लंगड़े सरदार को पकड़ने में जुटी रही। बड़े बड़े अधिकारी, एक्सपर्ट्स की टीम बहराइच में डेरा जमाए रही। भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात ऑपरेशन चला, जगह जगह पिंजड़े और जाल बिछाए गए। लेकिन आदमखोर भेड़ियों के झुंड का आखिरी भेड़िया पूरे सिस्टम को कई दिनों तक चकमा देता रहा। हालांकि इस दौरान आदमखोर भेड़िए के हमले बंद हो गए, जिसके बाद यह मान लिया गया कि या तो भेड़ियों का लंगड़ा सरदार मर चुका है या इलाका छोड़कर जा चुका है। लेकिन अचानक बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों के आतंक ने दस्तक दे दी। आदमखोर भेड़िए ने 8 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। भेड़िए की फिर से एंट्री होने से गांव वाले दहशत में आ गए। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जो आदमखोर भेड़िए का दहशत लौट आया है, जरा उसका ट्रेलर देखिए। हाथ खाया है, जो ये जबड़ा है पूरा जबड़ा दाग लिया है, तो सारे टांका लगे हैं। उसका खून लग गया है मुंह में, अब की दोबारा भी आ सकता है वो लोग तो बोल रहे कैमरा लगा के जब तक कैमरा में हम कैच नहीं कर लें तब तक कोई यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। किसी डाग फेंगली का जानवर ये हो सकता है। हम लोग आगे भी छानबीन कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों की दहशत लौटने की बातें हो रही, क्योंकि कल 14 अप्रैल की रात को भेड़िए ने 8 साल के एक बच्चे पर हमला किया
और उसे घसीट कर ले गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन घाव गंभीर होने की वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पीड़ित परिवार के मुताबिक बच्चा घर के आंगन में अपनी मां के साथ सो रहा था। इसी दौरान भेड़िए ने बच्चे को गर्दन से दबोचा और खेतों की तरफ भागने लगा। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार और गांव वालों ने भेड़िए का पीछा किया। शोरगुल होने पर भेड़िया घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बच्चे को खेत में छोड़कर भाग गया। परिवार का कहना है कि खेतों में गेहूं की फसल लगी होने की वजह से बच्चे को ढूंढने में करीब 1 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन तब तक भेड़िया बच्चे के बाएं हाथ के पंजे को खा चुका था और उसका हाथ शरीर से अलग पड़ा हुआ था। आनन फानन में बच्चे को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव होने की बात बताई। इसके बाद बच्चे को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस पूरी घटना पर बच्चे के पिता का क्या कहना है, सुनिए एक बार। भेड़िया उठा ले गया था और काट लिया है बाया हाथ और यहाँ नटाई वटाई में सब घाव हो गया है, लगई से काट खाई से, और गांव से दूरी 1 किलोमीटर मिला है। सोते रहे सब और चारा दिया हरान का निश्चय, तब देखें कि भेड़िया ले जाता है, तब चिल्लाहट करी है, तब दौड़ा गया है सब कोई। ये बच्चा कहाँ सोया हुआ? आंगन में मम्मी के पास। तो क्या उसकी माँ नहीं जान पाई? नहीं जान पाई थी, सो थी। तो जानवर कौन सा था? भेड़िया। भेड़िया आदमखोर भेड़िए के लौटने से पूरे इलाके में लोग फिर से रात भर जाग रहे हैं। इन्हें डर सता रहा है कि भेड़िया फिर से हमला कर सकता है और बच्चों और पशुओं को अपना शिकार बना सकता है। सुनिए गांव वाले कैसे दहशत में हैं, क्या कह रहे हैं। आप लोग देर रात में जग रहे हैं, क्या वजह है? भाई भेड़िए को जग रहे हैं, जगेंगे नहीं तो भी दूसरा हमला किया, फिर दूसरा भी हमला कर सकता है। फिर हम लोग जगे रहे हैं इसलिए कि बच्चे को देखो, एक बच्चे को उठा लेके गया, उसका हाथ भी काटा, हाथ खा लिया, नटाई में दांत भी बचा, तो इसलिए जग रहे हैं हम लोग। दूसरे बच्चे को उठा के नहीं ले जा पाए, उसका खून लग गया मुंह में, अब फिर दोबारा भी आ सकता है वो। वन विभाग वाले जितने लोग आए हैं अभी वो तो यही बता रहे हैं कि ये भेड़िया नहीं है, कोई दूसरा जानवर है, कुत्ता है। वो लोग तो बोल रहे हैं कैमरा लगा के जब तक कैमरा में हम कैच नहीं कर लें तब तक यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। बहुत अधिक दहशत है, छोटे छोटे बच्चों को भेजा नहीं जा रहा है कि हाँ पता नहीं कब तक भेड़िया उनको ला के पकड़ ले। गांव वालों को लगता है कि यही छठा और लंगड़ा भेड़िया वापस आ गया, लेकिन जंगल और वन विभाग मानने को तैयार नहीं। सुनिए वन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं। लोगों के द्वारा बताया गया कि किसी ने किसी जानवर को ले जाते हुए नहीं देखा। एक महिला ने बताया, मात्र एक महिला ने बताया कि वो कोई जानवर एक बच्चे को उठा कर लेकर जा रहा है, और मौके पर वहाँ हम लोग गए थे तो किसी प्रकार का कोई पगमार्ग तो नहीं मिला है, लेकिन किसी डाग फैमिली का जानवर ये हो सकता है। हम लोग आगे भी छानबीन कर रहे हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, वो मंदिर जो 70 साल पानी में डूबा रहा, जब बाहर आया तो सब देखकर शॉक्ड रह गए। ऐसा मंदिर जिसके दर्शन के लिए पहले आपको पानी के अंदर डूबना ही पड़ेगा क्या? अब इसका चैप्टर। यह तो मानना पड़ेगा कि देश में इस समय सनातन का शुभ समय चल रहा है। एक तरफ हिंदू धर्म से जुड़ी पुरानी निशानियों को उनकी पहचान मिल रही है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मंदिरों की जानकारी सामने आ रही है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ऐसे मंदिर बाप रे बाप कैसे बनाए होंगे। आप जिस मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं यह आज से करीब 900 साल पहले बनाया गया था, लेकिन एक घटना के बाद यह 70 साल तक पानी के अंदर डूबा रहा, लेकिन इसके बाद भी इसका अस्तित्व खत्म नहीं। यह मंदिर आज भी मौजूद है 70 साल पानी में डूबे रहने के बावजूद। आप सोचिए कि 900 साल के अंदर सभ्यता खत्म हो जाती है, पहचान बदल जाती है, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, और अगर देखभाल नहीं की जाए तो इमारतों के नामो निशान तक मिट जाते हैं। लेकिन यह मंदिर 70 साल तक पानी में डूबे रहने के बाद भी आज भी सनातन के सबसे बड़े सबूत के तौर पर मौजूद है। इस मंदिर को देखकर बहुत से लोग इसे सनातन का चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस मंदिर को देखकर यह उम्मीद बढ़ गई है कि किसी दिन समंदर में समाई द्वारिका के भी दर्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस मंदिर की लोकेशन के बारे में बता देता हूं, इसके बाद इसके 70 साल तक डूबे रहने का कारण बताऊंगा। यह कर्नाटक का प्रसिद्ध वेणुगोपाल स्वामी मंदिर है, जो मैसूर जिले में कन्नमबाड़ी गांव में मौजूद है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला था। दरअसल साल 1909 में पानी की समस्या को देखते हुए मैसूर के दीवान एम विश्वेश्वरैया ने
यहां एक डैम यानी बांध बनवाने का सुझाव दिया। तब मैसूर के तत्कालीन राजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने बांध बनवाने का आदेश दिया। इसके बाद कन्नमबाड़ी और इसके आसपास रहने वाले लोगों को एक नए गांव में शिफ्ट कर दिया गया। साल 1930 में यहां कृष्ण राजा सागर नाम का बांध बनकर तैयार हो गया और वेणुगोपाल स्वामी मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया। लेकिन साल 2000 में यहां सूखा पड़ा और पानी का लेवल कम होने पर यह पूरा मंदिर 70 साल बाद फिर से उभर आया। यानी 70 साल तक यह मंदिर पानी के अंदर रहा, लेकिन फिर भी सही सलामत रहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इतने साल तक पानी में डूबे रहने के बावजूद यह मंदिर आज भी मौजूद है। आप सोचिए कि इन 70 सालों में पानी का बहाव दबाव इस मंदिर को हिला नहीं पाया। इन 70 सालों में ऐसा भी कई बार हुआ कि जब यहां पानी का स्तर कम हो जाता था, इस दौरान मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा था वो दिखने लगता था। इसे देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग इस मंदिर के शिखर के दर्शन के लिए पहुंच जाते थे। आप मंदिर की इन दोनों तस्वीरों से समझिए कि पानी में डूबे रहने के दौरान यह कैसा दिखता था और आज की तारीख में यह मंदिर कैसा हो गया है। लेकिन इतने साल तक पानी में रहने की वजह से इसके पूरे हिस्से पर काई की एक मोटी परत जम गई, जिसे साफ करने में कई सालों का समय लगा। इसके अलावा मंदिर के कई हिस्सों का जीर्णोद्धार भी करवाना पड़ा। इस मंदिर के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसमें आज भी वही खंभे लगे हुए हैं जो 900 साल पहले लगाए गए थे। साल 2000 में इस मंदिर को लेकर यह तय किया गया कि डैम के पानी को मंदिर के आसपास नहीं आने दिया जाएगा। इसके बाद साल 2003 में खोड़े फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया। दिसंबर 2011 तक करीब 8 साल में इस मंदिर की साफ सफाई और जीर्णोद्धार का काम पूरा हुआ। इस दौरान पूरे मंदिर की पॉलिश करके एकदम नया जैसा कर दिया गया। इस पूरे काम में करीब 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब इस मंदिर की देखभाल के लिए 15 रुपए की एंट्री फीस रखी गई है। अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आपको मैसूर जाना होगा, क्योंकि कन्नमबाड़ी गांव मैसूर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 2011 में इस मंदिर के सामने आने के बाद दुनिया भर के लोग इसकी 70 साल की कहानी और इसके वास्तुकला को देखकर दंग रह गए, क्योंकि यह मंदिर परंपरागत मंदिरों से बिल्कुल अलग तरह से बना हुआ है। इस मंदिर की शैली को आज के जमाने में हाइब्रिड शैली कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली से बिल्कुल हटकर बना हुआ है। इस तरह के मंदिर को होयसल वास्तुकला की बेसर शैली से बनाया गया है, इसलिए इसे होयसल मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में शुरू करवाया था। इन मंदिरों के निर्माण में सोपस्टोन नाम के पत्थर का इस्तेमाल होता है, जो एक नरम पत्थर माना जाता है, लेकिन इसकी मजबूती सालों साल चलती है। यही कारण है कि 15 अप्रैल 2014 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। तो ऐसे बहुत सारे सनातन के प्रतीक हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं या जिनके बारे में आपको बताया ही नहीं।